Hello class 11 students, welcome to you all. So in the first video or the first part of Java, what we have covered, what is Java, history of Java and its features, right? First part जो हमारा Java का था उसमें अपन ने ये तीनों चीजें कवर कर ली थी, which was our introductory class. Okay? आज हमारा सेकंड क्लास है, तो आज सेकंड वीडियो क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं? पार्ट 2 में हम देखेंगे बाइट कोड क्या होता है, आरएडी क्या होता है और जेवीएम क्या होता है. ऑलराइट, ये तीन टर्म्स हैं विच आर रिलेटेड टू जावा. ओके, जावा लैंग्वेज से रिलेटेड टर्म्स हैं. तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज बाइट कोड. यस, नाउ जावा बाइट कोड. ये जावा बाइट कोड क्या है, इसके डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे अगर अपना कोई प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलते हैं, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे. फॉर एग्जांपल विंडोज का कोई प्रोग्राम हो सकता है डॉस पे ना चले, सेम वे डॉस का जो प्रोग्राम है वो यूनिक्स पे ना चले या एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ना चले. ओके, तो जैसे कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, एमएस वर्ड की बात करें, तो वो किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, राइट. तो प्रोग्राम्स को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करें. ओके, तो ये प्रॉब्लम जो थी ये जावा ने सॉल्व की. जावा में जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली चल सकते हैं. ओके, अब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकते हैं मतलब इसीलिए इसको बोला गया है जावा को, वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट. अब मैंने उस दिन आपको बताया था ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे काम करता है, बाइट कोड की मदद से काम करता है. ओके, जब भी कंप्यूटर में कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है या मशीन कोड में कन्वर्ट होता है. ओके, लेकिन जावा में जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं वो डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट ना होकर के वो बाइट कोड में कन्वर्ट होते हैं. ओके, पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट होते हैं. तो इसका डेफिनेशन देखिए. ऑलराइट, जावा बाइट कोड इज द मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर जावा प्रोसेसर चिप. ये क्या होता है, जो जावा प्रोसेसर चिप है जिसको कि जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है, बताऊंगी जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है. पहले आप अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो जावा बाइट कोड होता है वो क्या होता है, मशीन इंस्ट्रक्शन या मशीन कोड होता है. किसके लिए, जावा प्रोसेसर चिप के लिए या जेवीएम के लिए. ओके, और ये जो बाइट कोड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम के, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर पे, कंप्यूटर सिस्टम पे और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता. ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है. ओके, ये हो गई इसकी डेफिनेशन. चलिए अब एक डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं. ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिया हुआ है, हम ऑर्डिनरी कंपाइलेशन और जावा कंपाइलेशन को एक्सप्लेन करूंगे मैं, वो समझेंगे हम इसके अंदर. ठीक है, नाउ ये देखिए सोर्स प्रोग्राम. सोर्स प्रोग्राम का मतलब वो होता है सोर्स कोड या वो प्रोग्राम जो कि प्रोग्रामर ने लिखा है, किसी भी लैंग्वेज में उसने प्रोग्राम जो भी लिखा उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड. ठीक है, या सोर्स प्रोग्राम. अब जो कंपाइलर है, सपोज ये तीन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मैकिन्टोश, विंडोज और यूनिक्स. ठीक है, तो सोर्स कोड को कंपाइलर का काम क्या होता है कि ये जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन लैंग्वेज में बदलना, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको लो लेवल लैंग्वेज में बदलना, है ना, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है. तो जो मैकिन्टोश का कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, इस सोर्स प्रोग्राम को मैकिन्टोश के कोड में बदल देगा, यानी मशीन कोड जो कि सिर्फ मैकिन्टोश मशीन समझ सकती है. सेम वे विंडोज का जो कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, इस कोड को ऐसे कन्वर्ट करेगा कि मशीन कोड फॉर विंडोज बनेगा. वो कोड है ना, जो भी कोड में कन्वर्जन करेगा वो कोड किसके लिए बनेगा, सिर्फ मशीन कोड बनेगा विंडोज के लिए. ठीक है, वो कोड ये नहीं समझ सकता, वो मशीन कोड ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता. सेम वे थर्ड जो हमारा यूनिक्स है, यूनिक्स का कंपाइलर क्या करेगा, इस सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलेगा और वो जो मशीन कोड होगा वो सिर्फ यूनिक्स के लिए होगा. ओके, तो जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कंपाइलेशन होता है किसी भी लैंग्वेज का, उसमें ये चीजें होती हैं. तो इसीलिए ही क्या प्रॉब्लम आती है कि इसका कोड इसमें रन नहीं कर सकता, इसका कोड इसके अंदर रन नहीं कर सकता. लेकिन ये प्रॉब्लम जावा ने सॉल्व करी. ये है हमारा ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस. ठीक है, अब हम आते हैं जावा कंपाइलेशन प्रोसेस पे. ये देखिए, ये जावा कंपाइलेशन प्रोसेस है. इस जावा कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये जो आपका जावा प्रोग्राम होता है ना, ये प्रोग्राम मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट किया जाता. इसका जो जावा का जो कंपाइलर है वो क्या करता है, ये इस कोड को बाइट कोड में बदलता है ना. किस में बदलेगा, नॉर्मल मशीन कोड में ना बदल के वो उसको
बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। ओके, और ये जो बाइट कोड होता है उस कोड को, ये कोड किसके लिए अवेलेबल होगा, अब ये इंटरप्रेटर के लिए अवेलेबल होगा। यहाँ पे दो चीजें काम करती हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, तो अब ये जो जावा बाइट कोड हमको मिला, तो उनका जो पर्टिकुलर इंटरप्रेटर होता है यानी कि JVM, जिसको हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, यही हमारा इंटरप्रेटर है। तो इसका जो मैकिन्टोश के लिए जो इंटरप्रेटर होगा वो इस कोड को मैकिन्टोश के लिए बदल देगा, यानी बाइट कोड को मैकिन्टोश के लिए बदलेगा। बाइट कोड सबके लिए कॉमन है। ओके, और जो विंडोज का इंटरप्रेटर होगा वो क्या करेगा, इस बाइट कोड को विंडोज के लिए चेंज करेगा, और ये जो यूनिक्स का जो इंटरप्रेटर होगा यानी जो JVM है वो यूनिक्स में बदल देगा, यूनिक्स के कोड के अकॉर्डिंग बदल देगा। ठीक है, तो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे आराम से हमारा जो जावा का कोड है वो इजीली चल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो हमने सोर्स कोड था उसको हमने पहले बाइट कोड में चेंज किया, कंपाइलर ने उसको बाइट कोड में चेंज किया, और इनके जो अपने पर्टिकुलर इंटरप्रेटर्स हो गए उन्होंने क्या किया, उनको अपने मशीन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। ओके, तो वो किसी भी मशीन पे इजीली चल सकते हैं। आई होप ये आपको ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस एंड जावा कंपाइलेशन प्रोसेस क्लियर है। ऑलराइट, नाउ JVM मैंने आपको बता दिया ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर ही है ना, ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया। इस बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन डिजाइन्ड टू इम्प्लीमेंट ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेसर। जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेसर, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हाइड कर देता है। प्रोसेसर के ऊपर टॉप पे हमने क्या लगा दिया, JVM लगा दिया, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हाइड कर दिया। ठीक है, तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन डिजाइन्ड टू इम्प्लीमेंट ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेसर्स. It hides the underlying operating system from Java applications. Now, programs written in Java are compiled into the bytecode. मैंने आपको बता दिया कि programs जो Java में लिखे गए उनको bytecode में change किया. Then this bytecode is interpreted by the Java interpreter for the specific platform. ओके, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए उनको इंटरप्रेट कौन करेगा, JVM. एंड दिस इंटरप्रेटर इज नोन एज JVM और जावा वर्चुअल मशीन. ओके, नाउ वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, RAD. RAD का मतलब क्या होता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ओके, नाउ रैपिड से हम क्या समझते हैं, फास्ट, है ना. रैपिड मीन्स फास्ट, नॉर्मल इंग्लिश का टर्म है जिसका अगर हम हिंदी मीनिंग सोचें तो रैपिड मीन्स फास्ट. So, the method of developing the software through the use of pre-programmed tools or wizards is known as RAD. देखिए, अगर मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना चाह रही हूँ और उसका फास्ट डेवलपमेंट करना चाह रही हूँ, है ना, तो फास्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, जब आप ऑलरेडी अवेलेबल चीजों को यूज करें, है ना, या प्री प्रोग्रामिंग करी गई चीजों को यूज करें, इंस्टेंट चीजों को यूज करें. इफ आई से द एग्जाम्पल ऑफ कुकिंग, राइट, तो कुकिंग में अगर आप इंस्टेंट कुकिंग करना चाहते हो तो आप मार्केट से क्या लेके आओगे, हाफ कुक्ड वेजिटेबल्स या बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेकर आओगे. तो उसको सिर्फ आपको फटाफट क्विक करना होता है, फटाफट अपना क्या करना पड़ता है, कुक करना पड़ता है, राइट. सेम वे अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर को बनाना चाह रही हूं तो उसमें अगर मुझे रैपिड एप्लीकेशंस को डेवलप करना है, फास्टली एप्लीकेशंस को डेवलप करना है, तो उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्री प्रोग्राम्ड टूल्स का यूज करना पड़ेगा, पहले से बनाए गए कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, RAD. इसमें क्या होता है, जो प्री प्रोग्राम्ड टूल्स होते हैं उनको सिंपली स्क्रीन पे ड्रॉप किया जाता है. ठीक है, साइड में, राइट साइड में आपके पास पैलेट अवेलेबल होता है. ये जब मैं आपको एडमिन्स के विंडोज दिखाऊंगी आगे आने वाले क्लासेस में तब आपको समझ में आएगा. फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि राइट साइड में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहां से हम कंपोनेंट्स को उठा के अपने फ्रेम पे, है ना, अपने फ्रेम पे ड्रॉप कर देते हैं, तो हमारा डिजाइनिंग क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, क्योंकि कंपोनेंट्स अवेलेबल है, सिर्फ उनको उठा के अपने स्क्रीन पे ड्रॉप करना है. ओके, इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप पेंट यूज करते हैं आप लोग, राइट, तो पेंट में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहां पर हमारे पास शेप्स वगैरह अवेलेबल होते हैं. उठा के हम उसको सिर्फ ड्रॉप करते हैं अपने ड्राइंग स्क्रीन पे, तो अपने आप क्या आ जाता है, उस विंडो पे, ड्राइंग विंडो पे क्या आ जाता है, हमारा शेप आ जाता है. तो वैसे ही यहां पर आपको उठा के सिर्फ इसको ड्रॉप करना है. ओके, सो आई होप आपको ये RAD क्लियरली समझ में आया, राइट.